नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरित क्रांति। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो क्रांति शब्द से क्या तात्पर्य है या रिवॉल्यूशन क्या होता है? सडनली किसी भी चीज़ में कंप्लीटली चेंज का आ जाना रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था एग्रीकल्चर में 1966 के अराउंड, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया था। फसल का कलर यानी जो कृषि फसलें हैं उनका कलर ग्रीन होने के कारण से इस क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया है। इसी के समकक्ष अन्य क्रांति हैं, जैसे ब्लू क्रांति है, जैसे पिंक वाला रिवॉल्यूशन है, या रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति। इसी प्रकार से फसल के कलर के कारण से हरित क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले हरित क्रांति होती क्या है। ठीक है, इसी के साथ में इसके जनक कौन है, विश्व स्तर पर तथा भारत में इसको लाने का श्रेय किन्हें जाता है, हरित क्रांति को भारत में अपनाने के कारण क्या है, क्यों लाई गई भारत में हरित क्रांति, और इसके घटक क्या हैं, हरित क्रांति में हम क्या क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के लाभ क्या हैं और हरित क्रांति को उपयोग में लाने से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और उन नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया। ठीक है, तो 1960 के दशक में भारत में भीषण अकाल और भूखमरी की समस्या जन्म ले चुकी थी। ठीक है, तो लोग भूखमरी और अकाल से पीड़ित थे। ऐसे समय में यूएसए भारत के लोगों की हेल्प कर रहा था। यूएसए प्रोग्राम था PL 480 के तहत हेल्प कर रहा था। क्या है इसमें, भारत में खाद्य समस्या क्रिएट हो चुकी थी और उस खाद्य समस्या के अंदर हेल्प कर रहा था। यूएसए क्या करता था कि जिस प्रकार से उनका गला सड़ा जो अनाज है, या फिर जो अनाज अपशिष्ट के रूप में है, जो अनाज यूज में नहीं आता है या पुराना हो गया है, वो अनाज भारत को सप्लाई किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में भी जो भूखमरी की समस्या है वो अधिक इसलिए हो गई थी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 80% जो जमीन है वो राजाओं या बड़े जमींदारों के पास में थी। ठीक है, छोटे किसानों के पास में कृषि भूमि ना होने के कारण से वो कृषि फसलों का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, और इसी के कारण से भूखमरी की समस्या अधिक उत्पन्न हो गई थी। ऐसे समय में जो यूएसए के प्रेसिडेंट आए लिंडन जॉनसन, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री रहा करती थी इंदिरा गांधी। तो प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने कहा कि हम भारत में तभी अनाज का सप्लाई करेंगे जब पूरी तरह से वो भूखमरी से पीड़ित रहेंगे, और एक शर्त उनकी और थी कि ऐसे समय में वो लोग इस अनाज को, यानी हम एक्स्ट्रा अनाज प्रोवाइड नहीं करेंगे, जितना अनाज उनको खाने की रिक्वायरमेंट होगी हम वो ही सेंड करेंगे, और वो उस अनाज का स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस समय एक भीषण समस्या उत्पन्न हो गई कि हम अनाज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो भविष्य के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया। सबसे पहले विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड का यूज किसने किया सबसे पहले। तो शब्द के प्रणेता कौन है, विलियम गॉड, जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति वर्ड का यूज किया। अब नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के निवासी हैं और मैक्सिको में ये कृषि क्रांति या हरित क्रांति में संलग्न थे। इसी समय स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए, और स्वामीनाथन ने वहां पर देखा कि गेहूं की फसल का उत्पादन 2 या 3 मंथ में पककर तैयार हो जाती है वहां की फसल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में उत्पन्न खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए इसी प्रकार की कृषि पद्धति को फॉलो किया जाए। तब उन्होंने
भारत में कृषि क्रांति को या हरित क्रांति को लेकर आए। हरित क्रांति में प्राचीन कृषि पद्धति को पूर्णतः चेंज किया गया। सबसे पहले तो बीज में किसान क्या करता था कि जो पुराना अनाज होता था उसे स्टोर करके रखते थे और उसी को बीज के रूप में यूज करते थे, जिससे कि पुराना जो अनाज है वो कुछ उग नहीं पाता था और एक अच्छी क्वालिटी में उत्पादन नहीं दे पाता था। ठीक है, इसके बाद सिंचाई के लिए पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहा जाता था, लेकिन अब सिंचाई प्रणाली के लिए पंप या फव्वारा सिस्टम लाया गया। ठीक है, इसी के साथ में ही अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं या खरपतवार होते हैं या फिर कृषि फसलों पर लगने वाले कीड़े हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। और इसी के साथ में ही कृषि तकनीक का यूज किया गया, यानी कृषि में यंत्रीकरण किया गया, मशीनीकरण किया गया, अर्थात जो काम अब मशीनों के द्वारा किया जाने लगा था। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी, जिसके दौरान भारत में कृषि में औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया, फव्वारा सिस्टम यूज किया गया या फिर HYV सीड्स का यूज किया गया। ठीक है, जैसे कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज यूज किए गए और कृषि में यंत्रीकरण या मशीनीकरण के उपकरण यूज में लाए गए। इसी के साथ में ही सिंचाई के जो पैटर्न्स हैं उनका यूज किया गया और पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके हरित क्रांति सफल हुई। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। इसमें उत्तम क्वालिटी के बीज का यूज किया गया, HYV सीड्स का यूज किया गया और कृषि में यंत्रीकरण, इसी के साथ सिंचाई पद्धति यानी फव्वारा सिस्टम या पंप द्वारा सिंचाई, रासायनिक खाद या उर्वरक का यूज करके अनावश्यक कीड़े या फिर खरपतवार का रिमूव किया गया। इन सभी के चलते भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत प्रोडक्शन बढ़ा। हरित क्रांति का तात्पर्य है उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का या कीटनाशकों का बेहतर तकनीकों का यूज करके फसल के उत्पादन को बढ़ाने से है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, और उन्हें HYV बीजों के विकास पर उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 और 1977 से 1978 में आई। SM स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कहे जाते हैं या जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी। देश की स्थिति बहुत खराब थी, खाद्यान्न संकट उस समय के थे, जिन्हें दूर किया गया हरित क्रांति को भारत में लाकर। यह 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक ग्रीन रिवॉल्यूशन चला। हरित क्रांति क्या है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग नोबेल पुरस्कार जो विजेता है एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, जिन्होंने विश्व स्तर पर एक प्रेरणा रूपी कार्य किया, जिन्होंने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि में योगदान दिए, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति पर कार्य किया। इस प्रकार उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति को आधुनिक तरीकों और तकनीकों का यूज करके खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। इसी प्रकार से प्रति इकाई भूमि की उच्च उत्पादकता एवं खाद्यान्न की जो अलग अलग उत्पादन के पैटर्न है पर बल दिया गया। आज़ादी के बाद से ही भारत के सामने अनेक समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी गरीबी और भुखमरी। ठीक है, तो सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में इस बात को रखा।
ठीक है। इसके बावजूद दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक गंभीर संकट खाद्य का उत्पन्न हो चुका था और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में हरित क्रांति का यूज किया गया। उत्पादन में वृद्धि इतनी अधिक थी कि देश के कई अर्थशास्त्रियों ने इसे हरित क्रांति का नाम दे दिया, यानी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक किया गया, इसी के कारण से इस क्रांति का नाम हरित क्रांति पड़ा। भारत में हरित क्रांति को अपनाने के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या कारण रहे जिसके कारण से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया? तो हरित क्रांति से पहले भारत में खाद्यान्न संकट था और हरित क्रांति अपनाने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। नियमित अकाल यानी कंटिन्यूस भारत में 2 विकट अकाल उत्पन्न हुए जिसके कारण से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इसके बाद में संस्थागत वित्त का अभाव यानी सीमांत किसानों को सरकार या बैंक से ऋण की प्राप्ति नहीं हो रही थी जिसके कारण से वो अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे थे। कम उत्पादकता भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने अपर्याप्त खाद्य जो उत्पादन है उसे प्राप्त किया, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा था कृषि फसलों में, इसी के कारण से हरित क्रांति को प्रयोग में लाया गया। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है विलियम गॉड। एस.एम. स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों गेहूं चावल के विकास में योगदान दिया जिससे भारत में खाद्य संकट में राहत मिली। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एस.एम. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कहा जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एस.एम. स्वामीनाथन एक जेनेटिक्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के देसी बीजों के साथ में मिश्रण करके हाइब्रिड बीज को रेडी किया और भारत में हरित क्रांति लाने का महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और कृषि में इन्हीं योगदान के कारण से इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। भारत में हरित क्रांति के पहलू यानी क्या क्या ऐसे घटक हैं जिनको भारत में यूज किया गया हरित क्रांति के तहत? तो सबसे पहले अधिक उपज देने वाली किस्में यानी बीज ऐसे यूज किए गए जो सर्वाधिक उत्पादन देते हों और इसी के बाद कृषि में मशीनीकरण का यूज किया गया, यानी कृषि में यंत्रीकरण का यूज किया गया। जैसे फसल में निराई गुड़ाई और कटाई के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्रों का यूज किया गया। कृषि में कटाई के लिए हार्वेस्टर का यूज किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से निराई गुड़ाई के लिए हैरो या फिर कल्टीवेटर आदि का यूज किया गया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज करके कृषि में उत्पादन को बढ़ाया गया। इसी के साथ में सिंचाई की जो नवीन पद्धतियां हैं उनको यूज किया गया। ठीक है, इसी के चलते ही ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के घटक क्या क्या यूज किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत? तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया जिसमें सबसे पहली उन्नतशील बीज नोरिन 10 का यूज किया गया जिसे डॉक्टर एस.सी. सैली ने 1948 में जापान से अमेरिका में लाया था। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति के फलस्वरूप मैक्सिको से आया एक उन्नत किस्म का बीज आरोही, सोनारा और वसुंधरा 64 थी। बाद में डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा मैक्सिको से लाए हुए बीजों को भारत के जो देसी बीज थे उनके साथ में संकरण द्वारा एक नई उपज देने वाली किस्म के बीजों में परिवर्तित किया गया और जिसके कारण से भारत में कृषि उत्पादन में एक आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली। रासायनिक उर्वरकों का यूज किया गया
फसलों की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मेनली इम्पोर्टेंट है। भारतीय मृदाओं में इन पोषक तत्वों की भारी कमी पाई जाती है और इसी के कारण से कम उत्पादन होता था। हरित क्रांति से पहले कृषक इन पोषक तत्वों से अनभिज्ञ थे, पता ही नहीं था कि ऐसे भी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर विद्यमान नहीं है। परंतु हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में रासायनिक उर्वरकों का उपभोग की मात्रा में काफ़ी तेजी से वृद्धि देखने को मिली, जिसके बाद देश की मृदा में इन पोषक तत्वों की पूर्ति की वजह से फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि से तात्पर्य है कि फसल के उत्पादन में नवीन तकनीकों का यूज़ किया गया, न्यू मेथड्स यूज़ किए गए, जिसमें सबसे पहले तो वर्षा के ऊपर किसान निर्भर रहता था। ठीक है, सिंचाई तो की ही नहीं जाती थी फसलों के अंतर्गत, लेकिन बारिश में कमी होती है तब कृषि उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाने के लिए अन्य सिंचाई सुविधाओं का यूज़ किया गया और इसी के कारण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ गया। पौधों को अनेक रोगों से बचाने के लिए या फिर कीड़ों से बचाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया हरित क्रांति के अंदर, जिसके कारण से कृषि में उत्पादन में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है बहुफसली कार्यक्रम। आज़ादी के समय से देश में खाद्य संकट के चलते हुए केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता था और एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसी के कारण से भूमि में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके कारण से उत्पादन कम हो रहा था। अब क्या है, उर्वरकों का यूज़ करके और अन्य फसलों का उत्पादन भी किया गया। वर्तमान में देश के 68% से अधिक सिंचित क्षेत्रों में बहुफसली खेती की जाती है। आधुनिक एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ किया गया। आज़ादी के समय हमारे देश में कृषक बैलों से जुताई करते थे। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति के दौरान कृषि को आधुनिकीकरण किया गया। कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का यूज़ किया गया, जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ही किसानों को लागत भी कम आई। किसानों को कृषि उपकरण में विभिन्न प्रकार के सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया, जिससे कृषक आसानी से उपकरण को खरीद सके। मृदा का टेस्टिंग की गई, यानी मृदा परीक्षण की स्थापना की गई। यानी हरित क्रांति के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा की परीक्षण किया गया। किसानों के खेत से मिट्टियों को एकत्रित कर वहीं पोषक तत्व डाले जाने की सलाह दी गई, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति होने के बाद में कृषि में उत्पादन बढ़ा। कृषकों को उपज व उचित मूल्य की गारंटी। किसान जिनका कृषि से मोह भंग हो रहा था, उन्हें कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे कृषि की लागत और मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए वर्ष में 2 बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता था और यह आश्वासन दिया जाता था कि उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा, जिससे निर्भय होकर कृषक अपनी कृषि कार्य में लग जाएं। भारत में हरित क्रांति के लाभ क्या क्या हुए? तो हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा एक प्रभाव डाला है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। देश में कृषि उत्पादन को शून्य से लेकर के शिखर में पहुंचाया गया और देश को एक कृषि प्रधान देश बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देश के खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलों यानी धान और गेहूं पर देखा गया। धान की बात की जाए तो पूरे देश में धान का उत्पादन सन 1965 से 66 में जहां 72.4 मिलियन टन था तथा हरित क्रांति के प्रभाव के कारण से उत्पादन बढ़कर 1978 और 79 में
131.9 मिलियन टन तक पहुंचा दिया गया। दूसरी तरफ अगर गेहूं की बात की जाए तो सन 1965-66 में जहां गेहूं का उत्पादन पूरे देश में 10.4 मिलियन टन था, वो 1978 से 1979 में इसका उत्पादन 35.5 मिलियन तक पहुंचाया गया। खाद्यान्नों का आयात में कमी, ठीक है। आज़ादी के समय भारत में कुल खाद्यान्नों के मामलों में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था, परंतु हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में असीमित वृद्धि की वजह से भारत में न केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई बल्कि आत्मनिर्भर देश बना, बल्कि खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगा। ठीक है, खाद्यान्न संकट खत्म हुआ और आत्मनिर्भर बने और इसके साथ में ही खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाने लगा। ठीक है, कृषि बचत में वृद्धि दर्ज की गई। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में अत्यधिक वृद्धि की वजह से किसानों की आय में वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि विशेष रूप से औद्योगिक विकास में लाभदायक रही। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से कृषि में रोजगार में भी वृद्धि दर्ज की गई और रोजगार के नए नए द्वार खुले। जहां पर पहले एक वर्ष में केवल सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन होता था, वहां पर अब 2 या उससे अधिक फसल का उत्पादन भी किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि हुई और अधिक उत्पादन बढ़ने की वजह से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, जिसकी वजह से उद्योगों में भी रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई। कृषि निवेश में वृद्धि। आज़ादी से पहले कृषि एक घाटे का सौदा हुआ करता था, ठीक है, परंतु हरित क्रांति के बाद में ये फायदेमंद सौदे में बदल गया। अतः कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए पूंजीपतियों के द्वारा यहाँ पर तरह तरह से निवेश किया गया। ग्रामीण कृषि में वृद्धि। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा इसका जीवन निर्वाह एकमात्र एक विकल्प कृषि ही है और कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने पर सीधा सा प्रभाव इसके खाद्यान्न के कारण से रहन सहन पर पड़ता है। खाद्यान्न के दामों में स्थिरता, यानी हरित क्रांति से पहले देश के खाद्यान्नों में मूल्य के निर्धारण के लिए कोई विशेष आयोग नहीं था। अभी यह दाम काफी अधिक होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और तभी कृषक को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद में खाद्यान्नों के मूल्य में परिवर्तन को रोकने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया, जिससे खाद्यान्नों के दामों में उतार चढ़ाव काफी हद तक नियंत्रण में हो गए। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं? तो हरित क्रांति में सबसे बड़ा गेहूं की उपज में वृद्धि हुई। योजना के प्रारंभिक चरण में ही इसका उत्पादन बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया था। हरित क्रांति केवल कृषि उत्पादन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि फसल के प्रति 850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की उपज से बढ़ाकर के अविश्वसनीय रूप से 2281 किलोग्राम हेक्टेयर कर दिया। हरित क्रांति की शुरुआत के साथ ही भारत में आयात पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई और देश में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच गया। देश की उत्पादन में बढ़ती आबादी की मांग को लेकर पूरा करने और आपातकालीन स्थिति के लिए इसे स्टॉक करने के लिए, संचित करने के लिए पर्याप्त हो गया। इतना अनाज उत्पादन किया गया। अन्य देशों के खाद्यान्न के आयात पर निर्भर होने के बजाय भारत अब आत्मनिर्भर है तथा निर्यात करना शुरू कर दिया था। क्रांति की शुरुआत ने जनता के बीच में इस डर को दूर कर दिया कि व्यावसायिक खेती से बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सारी श्रम शक्ति बेरोजगार हो जाएगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग देखा गया और इससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई, जिससे परिवहन, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन आदि जैसे तृतीयक उद्योग में कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। अर्थात कृषि में उत्पादन जब बढ़ता है तो उसके लिए आप उसका सप्लाई करने के लिए या फिर उस कृषि फसलों के व्यापार के लिए तृतीयक उद्योगों के ऊपर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति ने देश के किसानों को प्रमुख रूप से लाभान्वित किया और किसान जो भूख से मर रहे थे न केवल जीवित रहे बल्कि कृषि के दौरान समृद्ध भी हुए और उनकी आय में वृद्धि दर्ज की गई। वे अपनी जीविका के लिए खेती से व्यावसायिक खेती में स्थानांतरित हो गए। भारत में हरित क्रांति के तहत कुछ योजनाएं चलाई गई जिसके
अंतर्गत MIDH प्रोग्राम है जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड फॉर्म्स के लिए इनकम सपोर्ट में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन में ऑयल सीड्स और ऑयल पाम शामिल थे, जिसे पाम ऑयल के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। इस योजना का उद्देश्य गेहूं, दालों और चावल तथा मोटे अनाज या व्यापारिक या कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उन पर ध्यान दिया गया या फिर इन पर प्रकाश डाला गया। उत्पादन को विजुअल फॉर्म में लेवल बहाल करना था। NMSA प्रोग्राम के तहत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रोग्राम चलाया गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो विशिष्ट कृषि परिस्थिति के लिए अनुकूल हैं या उपयुक्त हैं। इसके अंतर्गत उपयुक्त सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी में समायोजन पर ध्यान केंद्रित करता है। SMSP प्रोग्राम के अंतर्गत सीड प्लांटिंग मटेरियल के लिए सब मिशन। SMSP से तात्पर्य है सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के लिए सबमिशन। इस सबमिशन का उद्देश्य है गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करना और वृद्धि करना, खेत से बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना। के साथ में ही SMM एग्रीकल्चर मशीनीकरण के लिए सबमिशन था। ये इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। उन क्षेत्रों में जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है वहां पर मशीनीकरण का यूज़ किया गया। हरित क्रांति की हानियां या नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि लगातार आप कृषि का उत्पादन किए जा रहे हैं तो मिट्टी के मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी मिट्टी में उर्वरता में कमी पाई गई। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी पाई गई। जो भी कृषि का उत्पाद था, अर्थात जितनी भी खाद्यान्न फसलें थी उनमें कार्बन की कमी दर्ज की गई। इसी प्रकार से छोटे व सीमांत किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला, क्योंकि पढ़े लिखे और शिक्षित तथा जिनके पास में बड़े खेत थे वो ही हरित क्रांति का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जितने भी हमने पेस्टिसाइड्स हरित क्रांति पे यूज़ किए हैं वो जो कीड़ों को मारते हैं, तो जो वार्म हमारे लिए उपयोगी हैं उनका भी विनाश हुआ है, तथा इसके बाद में जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बह कर के रिवर्स के अंदर फ्लो कर गए और उसी के बाद यूट्रोफिकेशन की समस्या देखने को मिली है। और चावल की पराली को जलाया जाता है, जिसके कारण से पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय। नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए स्वामीनाथन ने पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए संरक्षण का उपयोग करने के लिए सदाबहार क्रांति का समर्थन किया। सदाबहार क्रांति से तात्पर्य है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी ऐसी कृषि जो पर्यावरण के साथ में अनुकूलन रखती हो। असंतुलित कृषि प्रणाली को नियंत्रित किया गया और भारत में सरकार ने इंद्रधनुष क्रांति, एकीकृत खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए यह कल्पना की। जो फसलें हमारे लिए मोनोकल्चर का यूज ना करके, मोनो एग्रीकल्चर का यूज ना करके और हमने बहु फसली कार्यक्रम स्टार्ट किए गए और इसके साथ में ही ऑर्गेनिक खेती का यूज़ किया गया। जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए हैं उनकी जगह पर ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ किया जाए, ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया जाए, जिसके कारण से जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए हैं उनका इफ़ेक्ट कम हो जाए और धीरे धीरे हम वापस से सतत कृषि के ऊपर डिपेंड हो जाएं। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.